हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे आईबीएस की, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की। यह एक पेट की ऐसी बीमारी है जिसमें हर घर में कोई ना कोई परेशान रहता है। इसमें पेशेंट के पेट में दर्द होता है, 4 से 5 बार लैट्रिन जाने की ज़रूरत होती है। जब भी घर से बाहर जाना होता है वो लैट्रिन करने जाता है। खाना खाने के तुरंत बाद उसे लैट्रिन लग जाती है। शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना टॉपिक आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जैसा कि मैंने बताया, इसमें पेशेंट के पेट में दर्द होता है, 3 से 4 बार लैट्रिन करने जाता है, खाना खाने के बाद लैट्रिन लग जाती है, घर से बाहर निकलने के पहले उसको लैट्रिन लग जाती है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है पेशेंट को। अब आईबीएस की बात करें तो आईबीएस 3 टाइप का हो सकता है: डायरिया प्रीडोमिनेंट आईबीएस, कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट आईबीएस एंड मिक्स्ड आईबीएस। अगर डायरिया प्रीडोमिनेंस आईबीएस की बात करें तो जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें जो स्टूल होता है वो लिक्विड की तरफ होता है, लेकिन फिर भी उसको 3 से 4 बार लैट्रिन जाने की जरूरत होती है। अगर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंस की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, पेशेंट को हार्ड स्टूल आती है और उसको लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ है, पेट में ऐंठन या मरोड़ हो रही है, जिससे उसको कि फिर से 3 से 4 बार लैट्रिन जाने की जरूरत पड़ती है। मिक्स्ड आईबीएस की बात करें तो मिक्स्ड आईबीएस में अल्टरनेट रूप से वाटरी एंड हार्ड स्टूल होता है। कभी उसको डायरिया वाली कंडीशन होगी और कभी उसको कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन होगी। तो कभी पतली लैट्रिन आएगी 2-4 दिन और फिर उसके बाद 2-4 दिन उसको हार्ड स्टूल आएगा, और ये अल्टरनेट चलता रहता है। अब बात करते हैं हम लोग कॉजेस की। तो आईबीएस के कॉज या कारण की बात करें तो सबसे पहले तो यह है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। ऐसा बताया जाता है कि आईबीएस के जितने भी पेशेंट हैं उनको कभी ना कभी शुरुआत में जीआई इन्फेक्शन होता है। शुरू वाली कंडीशन में उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन होता है जो कि कुछ दिनों तक चलता है, और उसका सही से अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया तो यही धीरे धीरे क्रोनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है और फिर आईबीएस डेवलप करता है। दूसरा है फूड हैबिट। अगर कोई पेशेंट फ्राइड एंड फैटी फूड का सेवन करता है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाता है, छोले चाट समोसे बर्गर पिज्ज़ा इस टाइप के फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करता है, या कोई पेशेंट बाहर रहता है, जैसे मेस में खाना खाता हो, हॉस्टल में रहने के कारण उसे मेस में खाना खाना पड़ता हो या बाहर होटल में खाना खाना पड़ता हो, तो उस टाइप के पेशेंट में आईबीएस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फूड इंटॉलरेंस। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें कुछ खाने की चीज़ों से एलर्जी होती है, उनको कोई चीज़ नहीं पचता है। कुछ पेशेंट जो होते हैं वो लैक्टोज इंटॉलरेंस के होते हैं, तो उनमें अगर वो कोई डेयरी प्रोडक्ट का सेवन करते हैं तो वो उनसे नहीं पचता है, उनका डाइजेशन नहीं होता है और उनको आईबीएस डेवलप होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कुछ पेशेंट ग्लूटीन इंटॉलरेंस के होते हैं, उनमें अगर रोटी चपाती खाएंगे, आटे वाली जो भी चीज़ खाएंगे तो उनका डाइजेशन सही नहीं होगा और उनको आईबीएस डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है मेंटल कंडीशन। कुछ पेशेंट जो होते हैं उनमें स्ट्रेस ज़्यादा होता है, एंजाइटी होता है, डिप्रेशन होता है, तो इस टाइप के पेशेंट में भी आईबीएस की कंडीशन डेवलप हो सकती है। ऐसा बताया गया है कि ब्रेन गट कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। कुछ कहावत भी ऐसी बताई गई है जिसमें यह बोला जाता है कि जो दिमाग का रास्ता है वो पेट से होकर के जाता है। ये कहावत ऐसे ही नहीं है, ये कहावत सही है और इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है कि जो मेंटल कंडीशन है और जो गट की कंडीशन है वो आपस में कनेक्टेड होती हैं। तो जो ब्रेन और गट का कनेक्शन होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उससे आपका पेट डिस्टर्ब हो सकता है, अगर आपका पेट डिस्टर्ब है तो उससे आपका दिमाग भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो जो पेशेंट एंजाइटी के होते हैं या डिप्रेशन के होते हैं उनमें आईबीएस की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। हम लोग बात करें लक्षण की, सिम्टम की, तो उसमें सारे पेशेंट होते हैं, उनमें एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि उनके लोअर एब्डोमेन में पेन होता है और ये पेन स्टूल पास करते समय बढ़ जाता है और स्टूल पास करके आने के बाद इसमें रिलीफ मिलता है। उसके साथ साथ 4 से 5 बार स्टूल पास करने की जरूरत होती है उनको। अब ये स्टूल पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकता है। किसी पेशेंट में वाटरी स्टूल हो सकता है या लिक्विड स्टूल हो सकता है, और किसी पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन वाली कंडीशन हो सकती है जिसमें हार्ड स्टूल आएगा। कुछ पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिनमें अल्टरनेट 2-4 दिन वाटरी स्टूल आएगा, फिर 2-4 दिन हार्ड स्टूल आएगा, और ये कंटिन्यूटी बनी रहती है। उसके साथ साथ चिपचिपा स्टूल का आना। पेशेंट आकर के कंप्लेन करेगा कि जब भी मैं स्टूल पास करने जाता हूँ तो फ्लश करने के बाद जो मेरा स्टूल है, डेफिकेटेड प्रोडक्ट है, वो पॉट से चिपका हुआ रहता है, एक बार में फ्लश आउट नहीं होता है, वो पॉट से चिपक जाता है, तो चिकना स्टूल या चिपचिपा स्टूल आता है। उसके साथ साथ कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो आईबीएस के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पेशेंट आकर के ये बताएंगे कि हम जब भी मार्केट के लिए बाहर निकलते हैं या जब भी स्कूल कॉलेज या ऑफिस के लिए घर से बाहर हमें निकलना होता है तो उसके पहले हमें शौच जाना होता है,
उनको ऐसा लगता है कि मेरा पेट साफ नहीं हुआ है, अगर हम शौच अभी नहीं जाएंगे तो फिर हम जब बाहर चले जाएंगे तो फिर हमें वहां पे शौच जाने की जरूरत महसूस होगी। तो बाहर निकलने के जस्ट पहले उनको शौच करने जाना होता है। उसके साथ साथ कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको खाना खाने के तुरंत बाद लैट्रिन लग जाती है। वो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर उन्हें लगेगा कि पेट में हमारे ऐंठन और मरोड़ शुरू हो गया, उसके बाद वो लैट्रिन या स्टूल पास करने जाएंगे। उसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जब उनका एग्जाम टाइम आता है तो एग्जाम के ठीक पहले उनको 3 या 4 बार स्टूल पास करने जाने की जरूरत होती है। तो इस टाइप के पेशेंट अगर क्लिनिक में आते हैं तो इससे हम लोगों की डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है कि ये IBS के ही पेशेंट हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट की जब बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग प्रिवेंशन की। तो प्रिवेंशन की जब बात आती है तो सबसे पहला डाइटरी चेंज। अगर आपको लगता है कि खाने में कुछ ऐसी चीज है जिसको खाने से हमें नुकसान होता है तो उन चीजों से दूरी बनाने की जरूरत है। फैटी एंड फ्राइड फूड, बाहर की चीजें, छोले चाट समोसे बर्गर पिज्जा, इन सब चीजों से दूरी बनाने की जरूरत है। स्ट्रीट फूड नहीं लेना हमें, जंक फूड नहीं लेना है हमें, और फास्ट फूड से दूरी बनाने की जरूरत है। अब डेयरी प्रोडक्ट की अगर हम बात करेंगे तो डेयरी प्रोडक्ट में दही और मट्ठा ऐसी चीजें हैं जिससे प्रीबायोटिक इम्बैलेंस दूर होता है। गट का जो हेल्दी एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन होता है, गट फ्लोरा मेंटेन होते हैं। तो दूध और मट्ठा का हमें सेवन करना चाहिए। उसके बाद जो भी डेयरी प्रोडक्ट बचते हैं, जैसे दूध हो गया, मलाई हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, पनीर हो गया, इससे हमें दूरी बनाने की जरूरत है। उसके साथ साथ अगर गट फ्लोरा मेंटेन करने की बात है तो जैसा कि मैंने अभी बताया, दही और मट्ठा ले सकते हैं। उसके साथ साथ कोई प्रीबायोटिक सप्लीमेंट भी हम ले सकते हैं। उसके साथ साथ मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, इसको इम्प्रूव करने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके साथ साथ मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, इससे काफ़ी रिलीफ मिलता है। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि हमारी मेंटल प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रही है तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ प्रिवेंशन की बात। अब हम लोग मेडिसिनल ट्रीटमेंट की अगर बात करते हैं तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट की जब बात आती है तो IBS का अभी तक कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला है। कोई भी ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको खाने से पूरी तरह से IBS ठीक हो पाए। तो हम लोग इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। अगर किसी पेशेंट को पेट दर्द है तो उसके लिए स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट्स, जैसे स्पाज्मोटिक पेन के लिए मेफ्टल स्पाज दे सकते हैं, ड्रोटावेरिन दे सकते हैं। अगर डायरिया प्रीडोमिनेंट IBS है तो उसमें हम लोग एंटी डायरियल जो ड्रग आते हैं जैसे मेट्रोनिडाजोल हो गया और निडाजोल हो गया, ये दे सकते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन प्रीडोमिनेंट IBS है तो उसमें लैक्सेटिव प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर एंजाइटी और डिप्रेशन की बात करें तो इस टाइप की अगर मेंटल प्रॉब्लम भी एसोसिएटेड है IBS में तो उसके लिए एंटी एंजाइटी या एंटी डिप्रेशन जो मेडिसिन है उसको लोअर डोज में, जैसे एमिट्रिप्टिलिन हो गया, इमिप्रामिन हो गया, इसका लोअर डोज हम लोग प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात करें तो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मॉडर्न ट्रीटमेंट की तुलना में काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है और उससे पेशेंट को ज़्यादा रिलीफ मिलता है। आयुर्वेद में जो IBS का मेन कारण बताया गया है वो है जठराग्नि की मंदता। मंद जठराग्नि का सबसे सही ट्रीटमेंट करने के लिए आयुर्वेद में दीपन पाचन औषधियों को बताया गया है। अगर दीपन पाचन औषधियों की बात की जाए तो उसमें हम लोग चित्रकादि वटी, पंचकोल चूर्ण या त्रिकटी चूर्ण को प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके साथ साथ जो अदर सिम्टम है IBS के, उसके लिए बिलवादी चूर्ण, कुटज घनवटी, कुटजारिष्ट या पंचामृत परपटी, इन सब मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं। अगर घरेलू इलाज की बात करें जिससे कि IBS में रिलीफ मिले तो उसके लिए एक नुस्खा मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें आपको 100 ग्राम सौंफ लेना है। उस सौंफ में से आधे सौंफ को ड्राई रोस्ट कर लेना है, तवे पे भून लेना है, और दोनों सौंफ को, जो कच्चा वाला सौंफ है और जो भुना वाला सौंफ है, दोनों को मिला करके पीस करके पाउडर बना लेना है। और पाउडर बनाने के बाद सुबह शाम खाना खाने के बाद दही में 1 चम्मच ये पाउडर मिला करके थोड़ा सा काला नमक या सेंधा नमक मिला करके आपको सुबह शाम सेवन करना है। इससे काफी रिलीफ मिलता है IBS में। तो ये रहा हम लोगों का आज का टॉपिक, IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। आगे भी इस टाइप के टॉपिक जारी रहेंगे। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो, मेरा कंटेंट पसंद आता हो तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे मिल सके। थैंक यू।